नमस्ते। आज हम खोलने जा रहे हैं एक 700 साल पुरानी ट्रैवल डायरी और देखने वाले हैं एक महान साम्राज्य को, वो भी दुनिया के सबसे मशहूर यात्री की नजरों से। तो जरा सोचिए, हम पहुंच गए हैं 13वीं सदी के दक्षिण भारत में। कैसी होगी वो दुनिया? सोचिए, हर तरफ हलचल भरे बंदरगाह, ताकतवर राजाओं का राज और दौलत। दौलत की तो कोई कमी ही नहीं थी। और ये सब अपनी आंखों से देखने वाला था वेनिस का एक व्यापारी, नाम था मार्को पोलो। अब देखिए, वो कोई आम यात्री नहीं था, वो एक व्यापारी परिवार से था, तो उसका देखने का नजरिया भी बिल्कुल अलग था। उसका पूरा ध्यान था व्यापार पर, खजानों पर, जहां भी वो गया। 13वीं सदी की बात है। 1292-93 के आसपास वो दक्षिण भारत के तट पर पहुंचा और उसकी मंजिल थी तमिल इलाके का एक आजाद और बेहद अमीर पांड्य साम्राज्य। और जानते हैं, उसका यहां आना इतना अहम साबित हुआ कि ये उस दौर के दक्षिण भारत पर लिखे गए सबसे जरूरी विदेशी ब्यौरों में से एक बन गया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने मार्को पोलो को सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या थी वो? भाई, वो एक व्यापारी था, तो जाहिर है उसकी नजर सबसे पहले गई साम्राज्य की जबरदस्त आर्थिक ताकत पर। उसने लिखा कि पांड्य देश बहुत ही समृद्ध है, मसालों और मोतियों की भूमि। देखिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक तजुर्बेकार व्यापारी का आकलन था, एक ऐसा इंसान जो असली माल की कीमत पहचानना जानता था। तो ये समृद्धि आई कहां से? इसके कई मजबूत पिलर थे। एक तो यहाँ कीमती मसाले थे, खासकर काली मिर्च। दूसरा, दुनिया भर में मशहूर मोती उद्योग। फिर यहाँ का शानदार सूती और रेशमी कपड़ा। और सबसे बड़ी बात, समुद्र के रास्ते होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी लोकेशन बहुत ही अहम थी। बाजार हमेशा एक्टिव और पैसों से भरे रहते थे। अब ये जो ट्रेड का हिसाब किताब था वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ से सोना, चांदी, कीमती रत्न जैसी चीजें पांड्य साम्राज्य के अंदर आ रही थी, और दूसरी तरफ से यहां से क्या जा रहा था? मसाले, मोती, सूती और रेशमी कपड़े। मतलब एक जबरदस्त व्यापारिक संतुलन था। और मोतियों की बात करें तो मार्को पोलो तो कोरकई बंदरगाह के मोती उद्योग को देखकर हैरान ही रह गया था। उसने पूरी प्रक्रिया के बारे में लिखा है, कैसे गोताखोर समुद्र में जाते थे, कैसे वो समुद्र की गहराइयों से सीपियां इकट्ठा करते, फिर उनसे मोती निकाले जाते। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे व्यापार पर राजा का सख्त कंट्रोल होता था। अच्छा, तो ये तो हुई व्यापार और दौलत की बात। लेकिन मार्को पोलो की नज़र सिर्फ बाजारों तक ही सीमित नहीं थी। उसने वहां के लोगों, उनके रहन सहन और संस्कृति को भी बहुत गौर से देखा। तो कैसा था वहां का जीवन? देखिए, समाज जातियों में बटा था, जिसमें ब्राह्मणों का एक खास स्थान था। धर्म का बहुत गहरा असर था। बड़े बड़े मंदिर, मूर्ति पूजा और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार। आम लोग सूती कपड़े पहनते थे और खाने में चावल, नारियल और समुद्री भोजन का इस्तेमाल होता था। और हाँ, उसने ये भी लिखा कि महिलाओं को सुंदर गहने पहनने का बहुत शौक था। कुल मिलाकर जीवन सादा था, लेकिन समृद्धि और खुशहाली से भरा हुआ। अब सवाल यह है कि इतनी समृद्धि, इतना बड़ा व्यापार और ये सामाजिक व्यवस्था, इसको कोई संभालने वाला भी तो चाहिए था, है ना? इसे सुरक्षित कैसे रखा जाता था? मार्को पोलो के हिसाब से शासन का तरीका बिल्कुल साफ था। सबसे ऊपर था राजा, जिसके पास सारी ताकत थी। कानून व्यवस्था काफी सख्त थी और अपराध करने पर कड़ी सजा मिलती थी। सेना की बात करें तो हाथियों की एक बड़ी सेना इनकी खासियत थी। और क्योंकि ये एक समुद्री ताकत थे, तो अपने तटों की रक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था। मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, मजबूत राज्य। तो चलिए अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर 700 साल पुरानी एक यात्री की लिखी बातें आज के इतिहासकारों के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? इसे कहते हैं प्रमुख विदेशी स्रोत, मतलब किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा लिखा गया आंखों देखा हाल। ये इसलिए कीमती है क्योंकि ये हमें उस समाज पर एक बाहरी नजर देता है। और सच तो ये है कि पांड्य साम्राज्य के बारे में उस दौर के इतने विस्तृत रिकॉर्ड्स हैं ही नहीं। इसीलिए मार्को पोलो का लिखा एक तरह से इतिहास की बुनियाद बन गया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मार्को पोलो पांड्य काल का दर्पण है। उसके बिना दक्षिण भारत का इतिहास अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसकी उस व्यापारी वाली नज़र ने पांड्य साम्राज्य की दौलत, उसकी समुद्री ताकत और दुनिया से उसके कनेक्शन की ऐसी तस्वीर खींची जो हमेशा के लिए इतिहास में कैद हो गई। तो मार्को पोलो का लिखा इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये पांड्य राज्य की आर्थिक समृद्धि को कन्फर्म करता है। ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दक्षिण भारत का कितना बड़ा रोल था। इससे हमें समाज, संस्कृति और प्रशासन की जानकारी मिलती है।
ये सब कुछ एक गैर भारतीय नजरिए से है। हाँ, ये बात सही है कि इतिहासकार उसकी हर बात को जस का तस नहीं मान लेते। कुछ बातें सुनी सुनाई भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उस दौर के इतिहास को समझने के लिए ये एक बेहद जरूरी दस्तावेज। तो कैसे एक यात्री का सफरनामा इतिहास का आईना बन जाता है? मार्को पोलो की भारत यात्रा ने सिर्फ उसकी अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि उसने एक ताकतवर साम्राज्य की कहानी को दुनिया के लिए बचा लिया। और ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी एक यात्री जो सबसे कीमती खजाना अपने साथ वापस लाता है, वो सोना चांदी नहीं, बल्कि एक कहानी होती है।